नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज मुझे यकीन हो गया कि अपने प्रधानमंत्री जी सच में राहुल गांधी से बहुत डर गए हैं। देश की जनता सालों से मांग कर रही थी जिस समस्या को, जिस परेशानी को, लेकिन मोदी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी। राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने कई जगह इसकी घोषणा करी कि हम गब्बर सिंह टैक्स को वापस कराएंगे। लेकिन सरकार को तो इस सरकार इतनी घमंड में थी कि जो फैसला ले लिया वो वापस क्यों करेंगे। सरकार को यह भी समझ में नहीं आया कि किसानों के लिए जो बिल लेकर आई थी, गोदी मीडिया ने कहा था ये किसानों के लिए ऐतिहासिक बिल है, किसानों का भविष्य बदल जाएगा। और देश भर के किसान जब सड़क पर आ गए, जबरदस्त आंदोलन खड़ा हो गया इस देश में, 700-800 किसानों की मौत हो गई। तब प्रधानमंत्री को समझ में आया कि ये आंदोलन हमारी कुर्सी हिला देगा। तो प्रधानमंत्री जी ने आके कहा कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, वरना बिल तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब मैं बिल वापस करता हूं। तो जो गोदी मीडिया प्रधानमंत्री के किसानों के बिल के लिए कह रहा था कि ये प्रधानमंत्री जी का मास्टर स्ट्रोक है, वही किसानों के बिल वापस करने के लिए कहने लगा कि ये प्रधानमंत्री जी का मास्टर स्ट्रोक है। ढोल पर नाचता हुआ गोदी मीडिया समझ ही नहीं पा रहा कि उसको स्तुति गान में क्या करना है, क्या कहना है, क्या बोलना है। इसीलिए कांग्रेस ने जीएसटी का बड़ा जबरदस्त विरोध किया था। राहुल गांधी के कुछ ट्वीट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। पहले मैं उनको पढ़ दूं, फिर बताऊंगा कि अभी अभी थोड़ी देर पहले घटा क्या है देश में। ये राहुल गांधी के ट्वीट देख लीजिए। लिखा हुआ है कि ये जीएसटी एट द जीएसटी काउंसिल राइट्स इन delegation today I want to stress again that an 18% cap of the GST rate in the everybody is in test। थोड़ा साफ फॉन्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी इस लगातार इस जीएसटी को वापस लेने की डिमांड करते रहे थे। राहुल गांधी ने कहा था हम विपक्ष में बैठकर वही काम करा सकते हैं जो सरकार से जो हम चाहें। राहुल गांधी ने कहा था कि जीएसटी कम करना ही पड़ेगा। अब मोदी जी ने भी भाषण बोला है जल्दी ही जीएसटी में बदलाव आना है। ये है राहुल गांधी की ताकत। ये कुछ दिन पहले लोगों ने ट्वीट किया था। राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि गब्बर सिंह टैक्स लगाया गया है लोगों पे, भारत के लोगों पर। जब ये टैक्स लगाया गया था आधी रात के 12 बजे पार्लियामेंट के दोनों सेक्शन को मिलाकर एक बहुत बड़ा सम्मेलन पार्लियामेंट में किया गया था। ढोल नगाड़े बजाए गए थे। ये लिखा गया था कि जीएसटी देश में क्रांतिकारी परिवर्तन है, देश की दशा दिशा बदल देगा। नोटबंदी भी कुछ कुछ हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी आधार पर तय करी थी। नोटबंदी को लेकर कहा था कि ये काला धन खत्म कर देगा, ब्लैक मनी की कमर तोड़ देगा, ऐसे नेता जो ब्लैक मनी रखते हैं उनको खत्म कर देगा। बड़ी बड़ी बातें। लेकिन प्रधानमंत्री जी को समझ आ गया कि नोटबंदी इस देश के संग हुआ बड़ा हादसा था, सबसे बड़ा हादसा था जिसने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। ब्लैक मनी के भंडार तो बढ़ते चले गए, लेकिन आम आदमी परेशान होता चला गया। नोटबंदी और जीएसटी से भारत का मध्यम वर्गीय परिवार तबाह हो गया। जीएसटी में इतने स्लैब थे कि जीएसटी विभाग के अफसर ही नहीं समझ पाते थे कि किस पे 5% लेना है, किस पे 7, किसी पे 12, किसी पे 18, किसी पे 25। तमाम तरह के स्लैब थे। राहुल गांधी ने कई बार कहा कि इस तरह के स्लैब पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं है, एक स्लैब होना चाहिए। और आज आधी रात के लगभग 10 बजे के आसपास वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि जीएसटी के स्लैब खत्म कर दिए गए हैं, केवल 2 स्लैब रहेंगे, 12% और 18%। अब मैं आपको खबर पढ़ के सुना देता हूं, वेबसाइट पे आ गई हैं। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। काउंसिल ने 5 और 18% टैक्स के स्लैब को मंजूरी दे दी है। देश में जीएसटी में, ये अमर उजाला की खबर है, देश में जीएसटी व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को अपनी मैराथन बैठक में 2 स्तरीय टैक्स स्लैब को मंजूरी दे दी है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी और 56वीं बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक में परिषद के तमाम सदस्य शामिल हुए। 33 सदस्यीय समिति 8 साल पुराने जीएसटी कर ढांचे में बड़े बदलावों पर चर्चा कर रही थी।
इससे पहले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि जीएसटी में हम लोग चेक करेंगे, कम करेंगे। अब दो प्रमुख दरें रखी गई हैं, 5% 18%, लेकिन इसके अलावा लग्जरी और हानिवारी वस्तु, शराब, तंबाकू आदि पर विशेष दर लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया था शुरुआत में। और 56वीं बैठक हुई है सभी, और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी राज्यों की सहमति रही, जीएसटी दरों पर सभी राज्य सहमत थे। राजस्व पर असर पड़ेगा, केंद्र और राज्य के संबंधों पे असर पड़ेगा। अभी भी काफ़ी सी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जीएसटी में समझ में नहीं आएंगी लोगों को बहुत ज़रूरी से, कि जिन पे 12% था, जिन पे 18% था, उनका कौन-कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो सस्ती होंगी। जाहिर है कि ये अब समझ में प्रधानमंत्री को इसलिए आया क्योंकि बिहार का चुनाव सिर पर है। अब तक आपकी कमर तोड़ दी जाए, मध्यम वर्गीय परिवार को तबाह कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन ये भरोसा रहता था कि ये कहाँ जाएगा, ये वोट बैंक तो हमारे पास रहेगा। और बची कुची कसर वोट चोरी पूरी कर दी थी। आप वोट दो ना दो। मैं एक हास्य कवि का कविता सुन रहा था, मुझे बड़ा मजा आया। उसने कहा कि सारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने जो चुनाव चिन्ह होते हैं उनको दिखा के बटन दबाने की मांग करती है। कांग्रेस कहती है हाथ के पंजे का बटन दबाइए, समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाइए, बसपा कहती है हाथी का बटन दबाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बटन कोई भी दबाइए, वोट तो हम ही पड़ेगा। ये मजेदार बात थी। और उस कवि ने कहा कि ऐसे ही ईवीएम को होता है, ईवीएम बीजेपी का कोई नेता वोट डालने चले जाए तो ईवीएम कहती है हजूर आप क्यों आ गए, हम तो आपकी सेवा के लिए हैं ही हैं, आप घर बैठे रहिए, वोट कोई डाल जाए निकलेंगे तो आपके ही। तो ये इस व्यवस्था पर लोग कटाक्ष करते थे, मजे लेते थे कि भाई वोट चोरी से तो अब क्या-क्या हो रहा है ये सब बिहार में खुल गया। तो प्रधानमंत्री को समझ आ गया कि अब चीज़ें हाथ से निकल गई। अब चीज़ें खराब हो गई, अब चीज़ें बिगड़ गई। क्योंकि वोट चोरी एक इतना बड़ा मुद्दा सामने आ गया था जिसने पूरी राजनीति को हिला दिया था। और ये बता दिया था कि दरअसल ये लोकतंत्र से में जीतते नहीं हैं। ये बेईमानी करके, ये भ्रष्टाचार करके चुनाव जीतते हैं। हजारों लाखों वोट काट देते हैं, हजारों लाखों वोट जुड़वा देते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। इस बात ने बहुत परेशानी पैदा कर दी थी और मोदी जी को समझ आ गया था कि जनता में अब इस मुद्दे को लेके जागृति आ गई है। जनता में इस मुद्दे को लेकर चेतना आ गई है, अब वोट चोरी होना बहुत मुश्किल है। और बिहार में ये जो क्रांति हुई थी, बिहार में जो चेतना आई थी, उससे ये बात साफ हो गई थी कि देश का आम आदमी जो है वो बहुत परेशान है। आम आदमी बहुत दुखी है। उसको लग रहा है कि जितना जितना शोषण उसका हुआ, मध्यम वर्गीय परिवार और खास तौर से, कि कि मध्यम वर्गीय परिवार हमेशा भाजपा को वोट देता आया था। और मुझे लगता है कि इस सरकार ने किसी की सबसे ज़्यादा कमर तोड़ी तो वो मध्यम वर्गीय परिवार की तोड़ी। इतनी ज़बरदस्त महँगाई कर दी गई, इतना ज़बरदस्त टैक्स लगा दिए गए, मध्यम वर्गीय परिवार तबाह होता चला गया। और भाजपा को भी लगा कि ये मध्यम वर्गीय लोग हैं, ये कहाँ जाएँगे? ये तो हमारे साथ रहेंगे। इन पे कितना ही टैक्स लगा लो, इनका कितना ही शोषण करा लो, जीएसटी लगा दो, नोटबंदी कर दो, ये हमारे साथ रहेंगे। लेकिन बिहार चुनाव से पहले जो खुलासे हुए और बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी की जनसभाओं में जो जन सैलाब उमड़ा, उसने बता दिया कि अब चीजें बदल गई हैं। जीएसटी में बदलाव करते नहीं तो आपको समझ में आता कि खेल क्या है। दरअसल मोदी जी को ये आईबी ने इनपुट दिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इनपुट दिया कि बढ़ती हुई महंगाई, नोटबंदी और जीएसटी जैसे मामलों से जनता बहुत नाराज है, जनता बहुत परेशान है। जनता को समझ में आ रहा है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो गया, उसके साथ धोखा हो गया। और बिहार के सीन ने पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को भड़का दिया। ये समझ में आ गया कि अब सरकार को आम आदमी के हितों का ध्यान नहीं है। अब सरकार आम आदमी के हितों की चिंता नहीं कर रही है, जो मन में आ रहा है वो कर रही है। और उसके बाद में समस्या ज़्यादा बढ़ती चली गई, तब समझ में आया कि अब चुनाव हाथ से निकल जाएगा। किसी भी तरह से लोगों को मन को समझाना है, तो कम से कम मध्यम वर्गीय परिवार को, आम आदमी के लिए ये राहत देनी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि आम आदमी, किसान, मध्यम वर्ग को राहत देनी थी, इसलिए जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया। प्रधानमंत्री जी 8 साल बाद आपको याद आया।
कि आम आदमी को राहत देनी है। आपको आम आदमी 8 साल से जितना जीएसटी के चक्कर में पिसता चला गया, आपको याद नहीं आया। आज आप ट्वीट कर रहे हैं कि जीएसटी के उसमें आदमी को राहत देनी है। ये कैसे हो सकता है कि इतने साल बाद आया? राजीव रंजन हमारे साथ नागपुर से जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ भी हैं। राजीव भाई, ये आधी रात को मैंने आपको इसलिए कष्ट दिया कि निर्मला सीतारमण जी प्रकट हुई। बिहार चुनाव से पहले जब लगा कि अब मामला बिखर जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा, तो अचानक याद आया कि जीएसटी की सिर्फ 2 स्लैब रहेंगी, 5% और फिर 18%। ये अचानक इतना प्यार क्यों आ गया आम आदमी के लिए? क्या लगता है आपको जीएसटी के स्लैब से कितना आम आदमी को फायदा होगा? आर्थिक पक्ष समझाइए। सर, एक तो पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, 2 स्लैब नहीं रहेगी। स्लैब अभी भी जो है वो 4 है, 5% और जो आपने बोला 18%, ये 2 स्लैब तो हैं ही। उसके अलावा में 40% का भी स्लैब है जो सिंटैक्स रहता है, एक 0% का भी स्लैब है, और सोने चांदी के लिए 3% का स्लैब जो पहले से चला आ रहा है, वो भी अभी इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है। किसी ने क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से पूछा नहीं, या अगर पहले बोल दिया होगा, मिस हो गया होगा तो बात अलग है। बट जो सिल्वर और गोल्ड पे 3% लगता था वो भी शायद रहेगा। तो इन्होंने बेसिकली हटाया है 12% और 28%। अब जो जनता को, मतलब हमारे व्यूअर्स को, जो 2-3 चीजें ध्यान से समझनी है, वो ये समझनी है जीएसटी से रिलेटेड, कि पहली चीज कि आपका जीएसटी जो है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन टैक्स नहीं है, वो डेस्टिनेशन टैक्स है। तो वो डेस्टिनेशन टैक्स का अर्थ ये हुआ कि जहां पे चीजों का उपभोग होगा, जहां सेवन होगा, उस राज्य को उस टैक्स का बेनिफिट होगा। अब मैं तब से आपका सुन रहा था जो आपने पॉलिटिकल कमेंट्री किया कि बिहार के इलेक्शन के पहले ऐसी याद क्यों आई। रीजन ये है कि बिहार एक कंजम्पशन का बहुत बड़ा स्टेट है, कंजम्पशन बेस्ड स्टेट है। यूपी हुआ, बिहार हुआ, वेस्ट बंगाल हुए, ये सब स्टेट जो है, इनमें जनसंख्या ज्यादा होने के कारण कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, और इन सब जगहों का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। तो पहले जो टैक्स का स्ट्रक्चर था, जिसमें वैट था, अलग अलग टाइप के सर्विस टैक्सेस थे, ये सब जो था वो सब मर्ज होके 21 अलग अलग टाइप के टैक्सेस मर्ज होके जीएसटी बना है। तो इसके अंदर में आपके स्टेट में भली इंडस्ट्रीज हो चाहे नहीं हो, कंज्यूमर्स को जो है, ज्यादा कंज्यूमर्स होने के कारण, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा कंज्यूमर्स होने के कारण इन स्टेट्स को बेनिफिट मिल रहा था। तो आपका एक चीज तो एकदम सही है कि भाई बिहार इलेक्शन के पहले ही क्यों ऐसा किया गया। इसका रीजन ये है कि जितने भी राज्य जो जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां कंजम्पशन ज्यादा होता है, उन राज्यों में जनता को एक तरीके से काफी आराम मिलेगा, पर सरकारों को आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि टैक्स कम हुआ है। तो ये भी इंगित करता है कि आने वाली सरकार के लिए सरदर्द बढ़ने वाली है, और ये एक तरीके से ये भी इशारा करता है कि ये शायद अंदर से मान रहे कि बिहार से हमारा बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। क्योंकि अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो उसमें जो सेक्रेटरी थे उनसे क्वेश्चन भी ये पूछा गया कि जो नेट रेवेन्यू लॉस होगा वो कितना होगा, और उस क्वेश्चन को उन्होंने घुमा फिरा दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, लोग जो हैं चूंकि दाम कम हो जाएंगे तो आप लोग ज्यादा सेवन करेंगे, तो हमारे हिसाब से जो है 2023-24 की कंजम्पशन के हिसाब से 48,000 करोड़ से कम का से ज्यादा का हमको सरकारों को टैक्स का लॉस नहीं होगा। अब ये 2023-24 का कंजम्पशन ले रहे हैं, इसमें 2 अजम्पशन है। पहला तो ये कि ये मान रहे हैं कि अगर इन्होंने टैक्स कम कर दिया तो उसी अनुपात में जो कंपनीज हैं वो भी प्रोडक्ट के दाम गिरा देंगी। मुझे इसमें बहुत मतलब मेरे को डाउट है कि इन्होंने मतलब कंपनीज जो है वो दाम गिराएंगी, क्योंकि आप याद कीजिए कोरोना के टाइम में जब लॉजिस्टिक्स में दिक्कत हो रही थी, सामान यहां से वहां नहीं जा पा रहे थे, तो कंपनी ने एकदम से दाम अपने बढ़ा दिए थे। 2021 के बढ़े हुए दाम जो थे वो कंपनीज ने कभी भी वापस नहीं लिए, कभी भी वापस नहीं लिए। और ऊपर से इंडियन कंपनीज की इन्वेंट्री बहुत ज्यादा रहती है, तो जो माल पहले बन गया है
जो चला गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, जिसको बेच दिया, उसका क्या? अब उसको कम करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है को रिफंड करेंगे। ये बहुत कागजी कार्रवाई बढ़ाने वाला, तामझाम बढ़ाने वाला है। तो ये दिवाली तो गई, अगली दिवाली में हो सकता है कि कंज्यूमर को कोई फायदा हो। ये बहुत लेट कर दिया एक्चुअली में, इनको ये बजट में लाना चाहिए था। ये बजट में न लाके इन्होंने जो अभी लेके आए, इससे ये समझ में आ रहा है, अगर मैं इसका पॉलिटिकल एनालिसिस करूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि ना केवल बिहार बल्कि केंद्र में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार को ये डर सता रहा है कि इनकी वापसी, इनकी घर वापसी होने वाली है, हम तो झोला उठा के चल लेंगे जी, वो समय आ रहा है। अब आने वाली जो सरकार है वो भुगतते बैठे, टैक्स हमने कम कर दिया, अब रेवेन्यू कम होगा, तो आप समझते बैठिए। एक मैं डाटा दर्शकों के लिए प्रेजेंट कर देना चाहता हूं जिससे पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। वो डाटा क्या है दोस्तों? 3 मेन तरीके के टैक्सेस हैं अगर समझे, उसमें से 2 टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। वो कौन से? ध्यान से सुनिए, ऐसे कोई नहीं आपको समझाएगा। एक होता है कॉर्पोरेशन टैक्स, यानी जो कॉर्पोरेट कंपनीज देती हैं, और दूसरा होता है पर्सनल इनकम टैक्स। ये दोनों मिलके बनाते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब आप देखिए कि डायरेक्ट टैक्स का जो मतलब इसमें जो पर्सनल इनकम टैक्स का जो कलेक्शन था लास्ट फिस्कल में, वो था 12.4 लाख करोड़, ठीक है। पर्सनल इसका सॉरी कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन था 12.4 लाख करोड़, और पर्सनल इनकम टैक्स का कलेक्शन था 12.9 लाख करोड़, ठीक है। यानी कॉर्पोरेट जो है इंडिया में वो टैक्स कम पे कर रही हैं। किससे? इनकम टैक्स हम लोग जो पे कर रहे हैं उससे। कॉर्पोरेट्स का टैक्स 12.4 लाख करोड़ और इनकम टैक्स का कलेक्शन जो था वो था 12.9 लाख करोड़, ठीक है। तो 50,000 करोड़ तो यहां कम हो गया। अब आइए जीएसटी से इसको कंपेयर करते हैं। जीएसटी का जो कलेक्शन था वो था 22.08 लाख करोड़, 22.08 लाख करोड़। तो आप समझ लीजिए कि 12 और 12 इधर का कॉर्पोरेशन और इनकम टैक्स मिला लें तो 24-25 लाख करोड़ के आसपास होता है। और अकेले जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है, टैक्स 2 ही तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में 2 टैक्सेस मेन है, पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी सबसे मेन है, उसके अलावा के बहुत छोटे छोटे भूल जाइए उनको। तो जीएसटी जो है वो ही अकेले 22.08 लाख करोड़ था। और इसी से ये सारी जो है ना मस्ती चल रही थी, बड़े पुल बनाना जो 6 महीने में गिर जाए, रोड बनाना जो एक पानी में बह जाए, इस टाइप की जो चीजें चल रही थी। अब आने वाली सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने मान तो लिया कि 48,000 करोड़ का नेट लॉस हो सकता है, जो मुझे लग रहा है कि बहुत कम है, कम मान रहे हैं। बट अगर ये 48,000 करोड़ का नेट लॉस होता है तो जो फिस्कल डेफिसिट इन्होंने इस बजट में प्रोजेक्ट किया था उसके ऊपर में इंपैक्ट आएगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है संजय जी इसके बारे में। पर गोदी मीडिया में जो है एक ही चीज बताई जाएगी कि कंज्यूमर्स को राहत। इनको पूछना ये चाहिए कि क्या कंपनीज ने कोई मसौदा खाका तैयार किया है कि कंज्यूमर्स तक राहत कैसे पास ऑन करेंगे? क्या वो जो ऑलरेडी माल इन्वेंट्रीज में पड़ा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पड़ा है, क्या 22 सितंबर के बाद में वो माल के सस्ते में मिलेगा? क्योंकि दिवाली तो अक्टूबर में आ ही रही है, तो 22 तारीख से पहला उन्होंने बोला कि पहले दशहरे का जो पहला जो ये रहता है नवरात्रि का दिन, उससे हम चालू कर रहे हैं। तो खराब हो गया है। मुझे 2 चीजें इससे दिख रही है, एक सरकार बहुत ही विपत्ति में अपने आप को पा रही है, दूसरा जो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है उससे कॉर्पोरेट एकदम झल्लाए हुए हैं। तो कॉर्पोरेट्स के लिए एक तरीके का बेनिफिट है, क्योंकि ये ट्रांजिशन में जो भी थोड़ा बहुत बना ले उससे उनको एक शॉर्ट टाइम के लिए राहत मिल गया। जी संजय जी। अच्छा राजीव जी, क्या इस जीएसटी के कम होने से, स्लैब हट जाने से चाइना के सामान को भी फायदा मिलेगा? अब देखिए, मोबाइल तो कहां से खरीदते हैं? शाओमी ये सब जो है मोबाइल बेसिकली वो तो आ रहा पूरा वहीं से। अब इन्होंने टीवी बोला है कि टीवी जो है वो हमने कम कर दिया, 5% में ले आए हैं, एसी 5% में ले आए। तो कौन सी इंडिया की कंपनी एसी और टीवी बना रही है भाई? कितनी बिक रही है? सब तो पैनासोनिक और एलजी और सैमसंग माफ कीजिएगा, सब तो बाहर की कंपनीज हैं। तो ये बाहर की कंपनी जो बना रही है उस पे 18 लग रहा था, अभी 5 लगेगा। तो जाहिर सी बात है उनका माल तो सस्ता ही होगा ना। एलजी की टीवी अगर आपने खरीदी
या जैसे मैं अभी एसर के लैपटॉप पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, सैमसंग की टीवी घर में, तो भाई मैं खरीदने जाऊंगा अब तो वो 18 के बदले 5% लगेगा। ये इंडिया की कंपनी नहीं है, ये तो बाहर की है। लैपटॉप ताइवान से असेंबल होकर चाइना के थ्रू इंडिया में आया है, और टीवी जो है, मोबाइल जो है, वो डायरेक्टली कोरिया से आया है, यानी वो भी चाइना में ही बना है, मतलब है कंपनी कोरियन। तो कहने का अर्थ है कि ये उनके लिए भी बल्ले। इंडिया देखिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या ये सब आप देख लेंगे तो जिसमें कम किया इन्होंने टैक्स, अब इन्होंने किस किस में कम किया है, ट्रैक्टर, अब ट्रैक्टर में 12 से 5% करके लिया है। तो ट्रैक्टर में चलो माना एस्कॉर्ट है, महिंद्रा है, तो ठीक है, इंडियन कंपनीज को थोड़ा फायदा होगा। बट आप बोल रहे हो कि यार हम एम्बुलेंस कम कर रहे हैं, हम बस कम कर रहे हैं। हमारे गडकरी साहब तो स्वीडन से बस लेके आ रहे हैं, भगाभग बसें आ रही है इंडिया में फॉरेन से, अब उसको उन्होंने जो है 28 से 18% कर दिया। तो ये तो फॉरेन के प्रोडक्ट पे जो है इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस ये 12% से 5% कर दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के मैक्सिमम चीजें तो चाइना से आती है, सोलर के जितने भी या विंड के जितने भी आप देख लें तो मोस्ट ऑफ द आइटम जो है वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं। तो ये आप डिफर तो कर नहीं सकते कि भाई ये पेन इंडिया का है और ये पन्ना जो है चाइना का। आपको जो है एक ही तरीके से जो है सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर में यूनिफॉर्मिटी लगानी पड़ेगी। तो ऑफ कोर्स इंडिया का भी प्रोडक्ट सस्ता होगा, बाहर का भी होगा, बशर्ते कंपनी पास ऑन करे। अब कंपनी ने एमआरपी बढ़ा के रखा है, उसे जीएसटी का पोर्शन जो है वो हटाएगी, पर इन्वेंट्री में जो इतना माल फंसा रहता है उसका क्या होगा, जो ऑलरेडी वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेच चुकी है। हाँ, ये कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत क्योंकि ज्यादा देखिए दिवाली के पहले और नवरात्रा के पहले 1-1.5 महीने पहले से ही स्टॉकिंग चालू हो जाती है। हाँ। ये जो है ये स्टॉक करना जो है पहले से ही शुरू कर देते हैं। तो जो माल निकल गया है उसका जो इन्वेंटरी में पड़ा हुआ है उसका क्या करोगे आप जी। तो देखिए एक आखिरी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, कि भविष्य क्या होगा, मतलब इस तरह का टैक्स खत्म करने का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आखिरी सवाल, की कल शेयर मार्केट जब खुलेगा तो शेयर मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, शेयर मार्केट तो यही भगाते हैं। देखिए आप एक चीज समझिए, शेयर मार्केट अब प्योर प्ले हो गया है आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मोस्टली जो गवर्नमेंट है उनके, और जो म्यूचुअल फंड में अपना रहे रिटेल पैसे डाल रहे हैं उसके। आप देखिए एफआईएस ने 21% से घटा के अपना एक्सपोजर 18-18.5% कर दिया। वो बेचे जा रहे माल, जो मालिक लोग हैं मालिकों ने भी अपने इसको कम किया, स्टॉक होल्डिंग को कम किया। और खरीद कौन रहा है, रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहा है। अब ये रिटेल इन्वेस्टर क्यों खरीद रहा है, हर महीने 28 हजार करोड़ सिर्फ सिप में आ रहा है। इतनी एडवर्टाइजमेंट कर दी है म्यूचुअल फंड वालों ने। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं संजय जी, मैंने इस पे बहुत बड़ा प्रोग्राम मेरे करंट अनप्लग भाई राजीव पे ही बनाया था। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 70 लाख करोड़ की है आज की डेट में एयूएम जो है, ठीक है। 70 लाख करोड़ में आप इक्विटी जो प्योर स्टॉक में डालते हैं, प्योर इक्विटी, हाइब्रिड बैलेंस ये भी नहीं गिन रहा, वो लगभग 30 लाख करोड़ के आसपास में। 30 लाख करोड़ का 1% आप पकड़िए तो होता 30,000 करोड़। ये 30,000 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट का 10% आप पकड़िए तो होता 3,000 करोड़। ये 3,000 करोड़ एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग में खर्च होते हैं। तो 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए का यदि, अब मैं इसमें डेट और दूसरे बैलेंस्ड हाइब्रिड ये फंड गिन भी नहीं रहा हूं, मैं प्योर इक्विटी पे बात कर रहा हूं। इतने पैसे टीवी अखबारों को बट रहे हैं, इतना ज्यादा मिडल मैन डिस्ट्रीब्यूटर्स को बट रहा है, 4-5 हजार करोड़ सिर्फ इसी काम के लिए। तो उन्होंने इतना प्रचार कर दिया कि अब जो बच्चा 25,000 की भी नौकरी पकड़ रहा है वो 5,000 का सिप कर रहा है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि सिप का फायदा होगा कब होगा, नुकसान कब होगा। एक मैं दर्शकों को बात बता दूं, ध्यान रखें, 2008 जनवरी में जो निफ्टी ने, सेंसेक्स ने हाई पकड़ा था, वो हाई हमने 2014 में अचीव किया। 6 साल लगे, 6 साल। ये आपको कोई म्यूचुअल फंड वाला नहीं बताएगा। वैसे आपको बताता हूं 2000 में जो नैस्डैक गिरा था वो 2021 में जाके उसने क्रॉस किया। तो जब मार्केट गिरता है तो ऐसे 5-5, 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं वो लेवल आने में, ठीक है। तो ये आप ना सोचिए कि हमेशा मार्केट एक तरफा ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं है। कल हो सकता है ऊपर जाए, बट क्या ये 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगा, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। जी संजय जी, कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, इतना समय दिया आपने बातचीत की, थैंक यू।
तो सुन रहे थे आप राजीव रंजन की और वो बातचीत, तो वो भी ये मान रहे थे कि कोई बहुत बड़ा लोचा है, सरकार को लग रहा है कि उसकी विदाई की बेला आ गई, इसलिए ऐसी सुविधाएं वो देने पे शुरू हो गई और चालू हो गई। आप क्या सोचते हैं इस विषय पे जरूर बताइएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।